Hello friends, so after your question number 2, now we are going to start with your question number 4th. क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन देता हूं वापस से। अभी तक के सारे क्वेश्चंस में हमने क्या पढ़ा, जब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना होता है तो आई बिलीव हम वर्किंग नोट नंबर 1 सीओसी बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 एमआई बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 जनरल रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5 जब हम बनाते हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ पीएनएल ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड, और उसका हम पीएनएल ओपनिंग बैलेंस वो पूरा पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। फिर उसी में ही हम एनालिसिस करते हैं जो भी क्लोजिंग बैलेंस है ना आपके पास, उसके दो पार्ट्स करके, ओपनिंग बैलेंस जो प्री कहलाता है और पोस्ट, फिर उनके भी दो पार्ट्स हम करते हैं। दैट वी डिवाइडेड इन द एच लिमिटेड एंड एमआई, एच लिमिटेड एंड एमआई। तो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं वो सब सीओसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं, और जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है दैट ऑल यू राइट ऑन द वर्किंग नोट नंबर 4 जो आप कंसोलिडेटेड पीएनएल में लेकर के जाने वाले हो। ये सब पढ़ने के बाद साथ में हमने उसमें रीवैल्यूएशन का भी ट्रीटमेंट देख लिया था कि रीवैल्यूएशन इज ऑलवेज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, बताया था ना इससे पहले, प्री 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 करके। और उसके ऊपर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ता है वो हमेशा हमारा पोस्ट में चला जाता है, पोस्ट के प्रॉफिट में से लेस होता है। फिर उसके बाद हमने इसमें अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन भी पढ़ा था। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब सेलिंग कंपनी परचेजिंग कंपनी को कुछ बेच रही है, गुड्स होल्ड कर रहे हैं मतलब, तब आप उसके प्रॉफिट्स में से क्या ट्रीटमेंट करते हो वो सब याद करो अच्छे से कि अगर अपस्ट्रीम होता है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड में से लेस करना है कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाते टाइम, और साथ में जो भी पीएनएल आपको दिख रहा है ऑफ एच लिमिटेड पोस्ट वाला उसमें से भी माइनस करना है अनरियलाइज्ड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। और अगर यही डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होता है तो आसान हो जाता है, जो वर्किंग नोट नंबर 4 बनाया प्रॉफिट्स का उसमें से लेस कर दो और स्टॉक ऑफ सब्सिडरी में से लेस कर दो। तो दैट इज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन व्हिच यू हैव स्टडीड। अब यहां तक सब ये पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले वापस एक नया टॉपिक, क्योंकि ये जो अभी तक हमने चारों पांचों क्वेश्चन आपके करे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अब आपको एक नए टॉपिक के लिए बनाया गया है, दैट इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अब देखो फ्रेंड्स, बोनस शेयर जब आप इश्यू करते हो, कंपनी जब भी बोनस शेयर इश्यू करती है तो आई बिलीव वो बोनस शेयर्स इश्यू करने से कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा एक्स्ट्रा ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि अगर आपके पास बोनस इश्यू से पहले 70% होल्डिंग थी तो बोनस का जो भी रेशियो होगा आफ्टर द बोनस इश्यू आपकी होल्डिंग तो परसेंटेज वाइज 70% ही रहेगी। दूसरा पॉइंट, बोनस इश्यू जब भी हम करते हैं तो आपने बोनस की एंट्रीज भी पड़ी हुई है, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट या सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और बोनस टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब आपने वो बोनस का कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करके दिया है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है आपके आंसर में। बट अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 4 में समझेंगे कि वो बोनस इश्यू करने से बिफोर द बोनस इश्यू क्या पोजीशन होती है और आफ्टर द बोनस इश्यू क्या पोजीशन होती है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। बट द ओनली डिफरेंस इन बोनस बिफोर और आफ्टर, ये हम आपको अभी क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा प्रॉपर्ली सिखाएंगे, ठीक है। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस शेयर्स इश्यूड बाय सब्सिडरी कंपनी। चलो तो अब हम पढ़ते हैं। ऑन 31st March 1996, yes, on 31st March 1996, P Limited acquired 1,05,000 shares of Q Limited for rupees 12 lakhs
The balance sheet of Q Limited on that date was as under: 1,50,000 equity shares of ₹10 each fully paid 15 lakhs, pre-incorporation profit 30,000, profit and loss account 60,000 or creditors 1,05,000 has been given. Fixed assets 10,50,000, current assets 6,45,000 on 31st 2002. ओके, ये आपने एक्वायर करा था 1996 में और अब 31st 2002 इतने इयर्स के बाद द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज वर एज फॉलोज: फिक्स्ड एसेट्स 79,20,000 और 23,10,000. ये 1,05,000 इक्विटी शेयर्स इन क्यू लिमिटेड आएगा, और अगर वो नहीं लिखा तो भी ये ऊपर तो लिखा ही हुआ है 1,05,000 है ना, तो आप इसको सही कर लो. 1,05,000 इक्विटी शेयर्स इन क्यू लिमिटेड एट कॉस्ट. आपने 12x पर परचेज करा था, वो 12x आपको ऊपर भी दे ही रखा है, आप चेक करोगे तो. उसके बाद करंट एसेट्स दोनों के गिवन है. फिर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड बिफोर बोनस इश्यू, एक साथ पढ़ना है. 45 लाख और 15 लाख. देखो सिर्फ ये राधिका के लिए बात है जिसने ये नोट्स को पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाला होगा, बाकी सबकी बुक में करेक्टली गिवन है. राधिका ये 1,06,000 नहीं आएगा इसमें, ये गलत दे रखा है, इसको आप कट कर देना है ना. तो ये क्या, ये नोट्स में मैंने करेक्शन करके ही आपकी बुक प्रिंट दिया था, तो आपकी बुक्स में सब चीज करेक्शन होंगे, मगर ये जो नोट्स आ रहे हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. तो या तो मैं वापस से ये नोट्स एक और बार डाल दूंगा पीडीएफ नए वाला, या फिर राधिका तुम इसको थोड़ा करेक्शन कर लो. सिर्फ राधिका को करेक्शन करने की जरूरत है कि राधिका को ये 1,06,000 इसमें से हटा देना है, ठीक है ना. ये कुछ भी नहीं गिवन है, गलती से आ गया ये. ओके, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 9 लाख है डैश, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट डैश और 30,000. देखो वो एज इट इज 30,000 चल रहा है पहले से, और जनरल रिजर्व 60 लाख और 19,05,000 है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,75,000 और 4,20,000 है, और क्रेडिटर्स 555 और 210 है, ठीक है. डायरेक्टर्स ऑफ क्यू लिमिटेड मेड बोनस इश्यू ऑन 31st March 2002. ओके, इस डेट पर, जिस डेट पर आपको बैलेंस शीट गिवन है ना, उस डेट पर इन्होंने बोनस शेयर इश्यू करे इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट. ओके, 2 के बदले में 1 दिया है आपको शेयर्स, तो आपके पास टोटल शेयर 1.5 लाख थे, तो इसका मतलब 75,000 आपको बोनस इश्यू करा है डायरेक्टर्स ने. ओके, कैलकुलेशन एज ऑन 31st March 2000. कैलकुलेट, ये कैलकुलेट आएगा, इसको आप करेक्ट करना. आपके इसमें क्या गिवन है देखिए, लेट मी चेक. आपके नोट्स में, हाँ आपके नोट्स में कैलकुलेशन है, आप उसको सही करना. कैलकुलेशन नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा. कैलकुलेट एज ऑन 31st March 2002. क्या क्या हमें 31st March 2002 को कैलकुलेट करके बताना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व, यानी जो आप वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हो वही पूछ रहा है. माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी जो आप वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हो वही पूछ रहा है. कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अच्छा, आपको ये तीनों चीजें निकाल करके बतानी है इन दोनों केसेस में. बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ये तीनों में क्या आएगा, और इमीडिएटली आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स क्या होगा. जैसे आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ आपको बोनस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन है, तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट. इट मे बी अज्यूम दैट बोनस शेयर्स वर इश्यूड आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बाय यूजिंग जनरल रिजर्व. ओके, आपने जनरल रिजर्व को यूज करके बोनस इश्यू करा है, ये क्वेश्चन बता रहा है. प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर द बोनस इश्यू. अच्छा, बोनस इश्यू के बाद आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी है. तो फ्रेंड्स, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए आपको पता है हम पहले पूरा फर्स्ट पेज छोड़ देंगे, ठीक है ना. फिर वो फर्स्ट पेज छोड़ने के बाद जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, अब इस बार आपने वो नहीं भी छोड़ा तो भी चलता है, क्योंकि इस बार हमको ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले से क्वेश्चन में पूछे हैं. तो हम क्या करते हैं, विदाउट लीविंग द पेज ओनली हम स्टार्ट करेंगे बनाना. बट मैं पहले आपको बता रहा हूं बिफोर द बोनस इश्यू. बिफोर द बोनस इश्यू इस वाले क्वेश्चन में बहुत 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 सिंपल है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसलिए आपको ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. क्या करना है अब हमें, तो लेट अस सी दैट. आई बिलीव आप जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाओगे तो उसमें सबसे पहले डेबिट साइड में क्या लिखने वाले हो आप. आई बिलीव जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज यू कैन राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो 12 लाख रुपए लिखोगे. अब फिर आप 5-6 लाइन छोड़ने के बाद बनाओगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट. व्हेन यू विल प्रिपेयर दैट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो आई बिलीव माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है,
आपको परसेंटेज लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में भी और इसमें भी। तो आई बिलीव आपने 1,05,000 शेयर्स परचेज करे थे 1,50,000 में से। आई बिलीव ये पूरा बिफोर ही है, अभी तक इसमें बोनस इश्यू की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि आप इसके बाद करने वाले हो बोनस इश्यू की एंट्री। ये क्वेश्चन में गिवन है ऑन दैट डेट, तो ये तो अभी आप करने वाले। तो देखो आप बिफोर बोनस इश्यू भी आपके पास 15 लाख था, अभी भी आपके पास सॉरी यस 31 मार्च 1996 में ही 15 लाख था और अभी भी 15 लाख है। इसका मतलब बोनस शेयर्स की अभी तक एंट्री पास नहीं हुई है, ये वाली बात ध्यान रखने वाली थी। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास 1,05,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख करा अगर आपने, तो 70% आपके पास आ गया और 30% एमआई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पहले ये तो लिख दोगे। अब आप क्या करने जाओगे, तो डेबिट साइड में लिख दिया और आपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 30% ब्रैकेट में लिखा है अभी। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 आप किसका बनाओगे? अब वर्किंग नोट नंबर 3 इस बार बनाने की जरूरत नहीं है हमें, हमसे पूछा है कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट। तो हम नॉर्मली तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट चारों चीज लिखते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एच लिमिटेड में, पी लिमिटेड में नहीं है इसलिए। बट हम ये तो लिखते ही सही ना, मगर अभी हम ये नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, पहले पीएनएल लिख देंगे। तो हमारा पीएनएल कितना आ रहा है? 15,75,000। तो ये आपने 3 चीजें बना दी पहले पेज में, और ये हम सब कर रहे हैं बिफोर बोनस इश्यू। तो जब आप ये बनाने जा रहे हो, तो आई बिलीव डेबिट साइड में सबसे पहले तो आपने क्या लिखा हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिटन दैट सबसे पहले आपने क्या लिखा है? तो आई बिलीव आपने सबसे पहले वहां पर ये 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, अब आप क्रेडिट साइड से स्टार्ट करोगे ना, तो आप सबसे पहले ये जो 15 लाख आपके पास गिवन था, इसके आप 2 पार्ट्स कर लोगे, राइट? दैट विल बी 10,50,000 बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, जो सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में ले गया। एक मिनट फ्रेंड, यस हाँ, तो 10,50,000 जो आप सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, और एमआई में आपका 4,50,000 आप लिख दोगे सेकंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 30% निकाल करके। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर? अब हम जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट। तो आई बिलीव प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है 30,000 का, ये पूरा का पूरा आप एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्री इनकॉर्पोरेशन पहले भी था, देखो डेट ऑफ एक्विजिशन पर भी था और अभी भी है, तो आप ये पूरा का पूरा एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्री मान करके पूरा। तो 70% मतलब 21,000 सीओसी के क्रेडिट में लिख दो इसको। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, एनालिसिस ऑफ पीएनएल बनाते हैं, फिर हम ये करते हैं। तो अब ये आप पहले इसको ही कर लो डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूं ये क्वेश्चन में, इतना सब करने का जरूरत नहीं है अभी आप। तो आप डायरेक्टली 30,000 को कर दोगे तो 21,000 और 9,000 आ जाएगा। 70% और 30% डालना, तो 9,000 तो एमआई में चला गया और 21,000 आपके सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में आ गया। बोलो यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके आगे आते हैं हम। तो हमारे पास 60,000 का पीएनएल है। अब आप पीएनएल अकाउंट बना लो, तो ओपनिंग बैलेंस 60,000 लिख दोगे, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ रहा है 4,20,000 का। उसके बाद आपने जो जनरल रिजर्व पहले नहीं था और अभी आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व डेबिट साइड लिख दोगे, तो आपके पास क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आएगा, पोस्ट प्रॉफिट। और ये जनरल रिजर्व इस बार पोस्ट प्रॉफिट में से है, क्वेश्चन में बता रखी है ये वाली बात। तो अब आप एनालिसिस करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस लोगे 4,20,000 का, 2 पार्ट्स बनाओगे, प्री पोस्ट। प्री वाला कितना आएगा? 60,000 जो ओपनिंग बैलेंस ही था, और पोस्ट वाला कितना आएगा? माइनस कर दो 4,20,000 में से 60,000, तो आई थिंक 3,60,000 आपका पास पोस्ट प्रॉफिट्स भी आ गया। अब वही जो आपके पास 60,000 का प्री प्रॉफिट्स आ रखा है, इसके वापस से 2 पार्ट्स 20% और 30% कर दोगे। 70% सीओसी अकाउंट में जाएगा, 30% एमआई का रहेगा। ऐसे ही जो 3,60,000 आपके पास पोस्ट प्रॉफिट था, उसका भी 70% और 30% कर दोगे। जो 70% है वो आपके पीएनएल में, जो आप ये पीएनएल 1575 बताओगे उसमें ऐड कर दोगे, और जो एमआई वाला है वो एमआई में ही चला जाएगा सेम। बोलो बात समझ में आ रही है आपको ये भी? ठीक है, आफ्टर दिस नाउ
यस, आफ्टर दिस नाउ जब आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस का भी एनालिसिस कर लिया, तो इसके बाद आई बिलीव अब हम लेंगे बारी जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व पूरा का पूरा पोस्ट है, तो आई बिलीव ये आपकी पीएनएल में, भाई हमारे पास, हाँ, हमारे जनरल रिजर्व में ऐड कर दो या हमारे पीएनएल में ऐड कर देना, बात एक ही है हमसे, क्योंकि कंसोलिडेटेड पीएनएल पूछा था ना, इसलिए हम इसके जनरल रिजर्व को हमारे पीएनएल में भी ऐड करके दिखा सकते हैं, या हमारे जनरल रिजर्व में ले जाएंगे पोस्ट वाले में, और जो एमआई का है वो तो एमआई में ही चला जाएगा। तो आई बिलीव जैसे ही आपने ये सब कंप्लीट कर दिया, तो बिफोर बोनस आपकी ये तीनों चीजें आ गई, दिस एंड दिस। कंसोलिडेटेड पीएनएल का मतलब कुछ नहीं होता, ये वाला पीएनएल में एस लिमिटेड का पीएनएल को ऐड करके जो दिखाना है, तो पोस्ट वाला आप ऐड कर ही दोगे, ठीक है ना, और जनरल रिजर्व को भी आप यहां ऐड करके कंसोलिडेटेड पीएनएल में दिखा सकते हो। तो आई बिलीव ये जब आपने बनाया होगा, तो अब आप सीओसी अकाउंट में से गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल लोगे। क्रेडिट साइड अगर बैलेंस कम आ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज गुडविल, और अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर कैपिटल रिजर्व। एमआई का टोटल कर लोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो 1575 आपने बताया था, उसमें ये जो भी आपका पोस्ट प्रॉफिट 3,60,000 में से 70% जो आया वो ऐड करके दिखा दोगे, और ये जनरल रिजर्व का जनरल रिजर्व में ऐड करके दिखा दोगे। तो आई बिलीव दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड बिफोर द बोनस इश्यू। अब इसके आगे चलोगे, अब बोनस इश्यू के बाद ये तीनों चीजों में क्या डिफरेंस होगा सर? तो देखो बेटा, बोनस इश्यू करने से क्या होता है, आई बिलीव बोनस इश्यू करने से ये आपका जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, और आपका ये जो कैपिटल है ये बढ़ जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस ना। आप एंट्री पास करोगे ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस एंड बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 2 के बदले 1, यानी 15 लाख के बदले 7.5 लाख रुपए जाएंगे। अब अगर आपने ऐसा करा तो आपके आंसर में क्या इफेक्ट आएगा सर? तो आई वॉन्ट टू से, देखो, अगर आपका ये शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा तो आपके पास इसकी होल्डिंग तो 70% ही आएगी ना। तो जो 7.5 लाख का बोनस भी मिल रहा है, उसका भी आप 70% ही डायरेक्टली जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो तो आप उसी में जाएगा, क्योंकि बोनस मिलने से आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, कॉस्ट तो 0 है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं ना। तो यानी जब आप सीओसी अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट साइड तो आपकी जो कॉस्ट है वो 12 लाख ही रहेगी, कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है बोनस उसके देने से, तो वो तो 12 लाख ही रहेगी। बट जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो ना, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आपने भी 10-50 लिखा था, वो अब 10-50 की जगह जो बोनस के 7.5 लाख का है उसका 70% यानी 5,25,000 रुपए और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका 15 लाख की जगह वो भी 22,50,000 हो गया, तो आपको उसका 70% निकालना पड़ेगा। तो दैट विल बी 10,50,000 प्लस 5,25,000 जो बोनस के आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो आप बाय इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से लिखोगे। आफ्टर बोनस इश्यू में ये डिफरेंस आ गया। बाकी ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट था वो एज इट इज है, बाकी ये जो पीएनएल था 60,000 का वो भी एज इट इज है, ठीक है ना। तो ये आपका सिर्फ सीओसी अकाउंट में डिफरेंस क्या आया, जो आपने लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, बट अलग से आपको बाय बोनस शेयर्स 5,25,000 और लिखना है। दैट इज द डिफरेंस ओनली इन द सीओसी। एमआई एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस आप एमआई में क्या फर्क आया मैं आपको बताता हूं। देखो, एमआई में ये फर्क आया, और बोनस देने से आपका एक तो जनरल रिजर्व में डिफरेंस आना चाहिए। एमआई में कोई डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एमआई के लिए कुछ भी प्री और पोस्ट नहीं होता, वो सब एमआई में ऐड हो जाता है। और सीओसी अकाउंट में बोनस की वजह से सिर्फ प्री प्रॉफिट्स बढ़ गए एक तरीके से आपका, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल बेस बढ़ जाता है, तो सीओसी अकाउंट में डिफरेंस आता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सारा आंसर अभी दिखाने वाला हूं आपको ये, बट पहले मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। बिफोर बोनस को अब आप साइड में रखो, अब आप आफ्टर बोनस वाला बनाना मेरे साथ स्टार्ट करो। पहले वापस से आप लिखोगे सीओसी अकाउंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड पीएनएल, ये तीनों चीज वापस से लिखो। एक ही पेज में वही 4-4, 5-5 लाइनों का बनाओ।
अब आप जब सीओसी अकाउंट लिखोगे तो डेबिट साइड पहले पूरा लिख दो, सेम चीज, दैट इज 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट्स। क्रेडिट साइड में आप जब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे तो 15 लाख नहीं रही अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, आफ्टर बोनस इश्यू आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो आपकी कैपिटल हो गई 7,50,000 से और बढ़ गई तो 22,50,000। अब आप 22,50,000 का 70% निकालो, क्योंकि आपकी होल्डिंग तो उतनी रही ना यार, आपके पास भी तो नंबर ऑफ शेयर्स इसके बदले और बढ़ जाएंगे, तो 1,05,000 के बदले अब आपके पास 52,500 शेयर और आ गए, तो 52,500 इंटू 10 करा तो इक्विटी शेयर कैपिटल और बढ़ा दिया आपने। ये करा आपने, करेक्ट करा ये ट्रीटमेंट पहले, ठीक है। दूसरा, एमआई में भी जब आप लिख रहे हो तो अब आप एमआई का भी 22,50,000 का 30% निकाल करके एमआई में भी लिख दो आप इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, इसके बाद अब मैं सेकंड वाली बात बोलता हूं। ये जो 30,000 प्रॉफिट है ये तो एज इट इज आएगा, तो जो पहले लिखा था आपने वो का वही लिख दो, 21 और 9 दोनों जगह। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 का एज इट इज होगा, जो आपने पहले कर रखा प्री का प्री, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। और पोस्ट 3,60,000 का भी जो आपने करा था उसका भी एज इट इज वही ट्रीटमेंट रहेगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा और वो अपनी अपनी जगह जाएगा जहां आपने पहले लिख रखा है, ठीक है। अब उसके बाद आपने फोर्थ एनालिसिस करा था जनरल रिजर्व का, तो दोस्त ये जनरल रिजर्व की वजह से चेंज आ गया, क्योंकि आपने जो 7,50,000 दिया है वो जनरल रिजर्व में से दिया है, तो अब आपका आफ्टर बोनस इश्यू की वजह से अब आप क्या करोगे, जो जनरल रिजर्व का आपने करा था ना उसमें चेंज आ जाएगा। अब जनरल रिजर्व 19,05,000 में से 7.5 लाख माइनस कर दिया आपने, और जो बचा वो जनरल रिजर्व को आप पोस्ट में इस जनरल रिजर्व में लेकर के जाओगे और एमआई का एमआई में लेकर के जाओगे। अब एमआई का जनरल रिजर्व पहले भी 19,05,000 का तो एमआई में ही गया था ना 30%, अभी आपने उसका 7.5 लाख अलग कर दिया और उसमें से कितना बचेगा, 7.5 लाख उनमें से गए तो, एक मिनट, 19,05,000 माइनस 7,50,000, हाँ, तो देखो एमआई का 11,55 का भी 30% एमआई में जाता जो अब बचा आफ्टर बोनस इश्यू, और 7.5 लाख का भी 30% आपने एमआई में डाला है, तो मैं यही बता रहा था कि एमआई के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट में डिफरेंस और जनरल रिजर्व में डिफरेंस आ गया बस। बट मेन डिफरेंस आया सीओसी में, सीओसी में 5,25,000 से बढ़ गया क्रेडिट साइड, तो आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व के आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। और जो जनरल रिजर्व आप पूरा का पूरा 19,05,000 यहां लेकर के ऐड करते हैं उसका 70%, सॉरी, अब वो इतना नहीं होगा, अब वो 11 लाख जो अभी आपके पास बचा था, कितना बचा था, हाँ 11,55,000 का ही जो 70% आप करोगे बस वो यहां पर ऐड होगा, क्योंकि 7.5 लाख का तो आप बोनस दे चुके हो और वो बोनस का ट्रीटमेंट आप कर ही चुके हो अभी पूरा, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैं आपको ये पहले ये दोनों चीज के सॉल्यूशन दिखाता हूं। ये आपके है ना फाइनल सीए का भी अगर आप देखोगे ना, देखो ये फाइनल सीए का आपका प्रैक्टिस मैनुअल है जिसमें ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। पहले इन्होंने बैलेंस शीट बना के, हमें बैलेंस शीट अभी नहीं देखनी है, हम आते हैं देखो इस वाली चीज पर, बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है ना, इस पर आते हैं हम। तो देखो इन्होंने क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट्स इन क्यू लिमिटेड, जो आप डेबिट लिखते हो वो इन्होंने लिख दिया 12 लाख। आप इसको इस तरीके से समझना, मैं अपना आंसर भी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। फिर इसमें से अपन क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,50,000 वो इन्होंने लेस कर दिया, और इन्होंने साथ में लेस कर दिया कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब जो हम उसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं, ये 63,000। ये 63,000 कैसे आया, तो आई बिलीव बहुत सिंपल था, 30,000 आपके पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था और 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, तो टोटल 90,000 था वो। उस 90,000 का आपने 70% यहां डालना था तो 63 आता, तो इन्होंने भी वो डाल दिया। उसके अलावा और कुछ डालना ही नहीं था क्योंकि जनरल रिजर्व भी पोस्ट था पूरा, तो ये दोनों चीज लेस करी आपने, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड में आपके पास गुडविल आ गया 87,000 का, यही आपके भी आना चाहिए। उसके बाद जब आप एमआई देखोगे तो ये शेयर कैपिटल में लेकर गया 4.5 लाख, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। फिर कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो 90 माइनस 63 27 जो बचा वो लिख दिया इसने। और पोस्ट प्रॉफिट्स में से क्या क्या आया, तो पोस्ट प्रॉफिट में एक तो 3,60,000 का 30%, देखो यहां पर मैं दिखा देता हूं, इसने भी करा है मगर मैं आपके सामने चेक भी करवाता हूं। ये देखो
3,60,000 का 30%, एक तो ये 1,08,000 और 19,05,000 का 30%, 571,500 प्लस 1,08,000, देखो 6,79,500 ही आ रहा है। हमने भी तो यही करा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आ गया आपके सामने, अंडरस्टूड। हाँ, और इसके बाद आई बिलीव जब कंसोलिडेटेड पीएनएल बना के बताया इसने, देखो कंसोलिडेटेड पीएनएल में क्या बनाया, बैलेंस था 1575, इसमें इन्होंने ये दो चीजें जो ऐड करने, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ क्यू लिमिटेड, ये मैं आपको बताता हूं। एक तो 3,60,000 का 70%, ऐसे देख लो आप, 3,60,000 जो हमारा पोस्ट प्रॉफिट था इंटू 70%, 252, और 19,05,000 इंटू 70%, तो 13,33,500 प्लस 2,52,000, 15,85,500 आ गया। देखो ये सेम अमाउंट, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है अब ये भी। हाँ, तो एज इट इज इसने लिख करके ये लिख दिया, ये बिफोर इश्यू वाली सारी बात समझ में आ गई। अब जब देखो आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शीट आया, तो देखो क्या डिफरेंस आया इसमें। फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो देखो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 10,50 हमने पहले लिखा था, उसने 10,50 प्लस 5,25 कर दिया, जो क्रेडिट साइड में आपको लिखना था। कैपिटल प्रॉफिट एज इट इज रहा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। और इन्वेस्टमेंट आपने क्यू लिमिटेड में 12 लाख का करा था, तो इस बार अब आपके पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 438 का, क्योंकि आपके पास पहले से 87 का गुडविल था। अब अगर आप क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा दोगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा डेबिट साइड में, तो वो इसने निकाल के बता दिया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस देख लो, आप चेक कर लो, एज इट इज ही है। और साथ में कंसोलिडेटेड पीएनएल में आपका जो सिर्फ जनरल रिजर्व है वो कम हो गया। अब आपका 5,25 से आपका ये अमाउंट कम हो गया, 15,85,500 था ना, इसमें से 5,25 आप कम कर लो, माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये आंसर हो गया। अब इसने वर्किंग नोट एनालिसिस ऑफ पीएनएल जो हम बनाते हैं ना, वैसा इसने बना के बता दिया आपको। कैपिटल प्रॉफिट बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स क्या क्या था, तो 30,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और 60,000 जो पीएनएल आपके पास आ रहा था, तो टोटल 90,000 हुआ। इसके इसने दो पार्ट्स कर दिए, 63,000 एंड 27,000, आई बिलीव आप चेक कर पा रहे हो ये, है ना। ऐसे ही जब आप इसमें देखोगे रेवेन्यू प्रॉफिट जो थे, तो वो जनरल रिजर्व 19,05,000 था बिफोर, मगर आफ्टर बोनस इश्यू इसमें 7.5 लाख चला गया, तो 11,55,000 ही बचा ना। हाँ, और फिर इन्होंने उसका ढंग से कर दिया, देखो प्रॉफिट तो दोनों में 3 लाख 60,000 को, तो ये आ गया आपके पास टोटल अमाउंट, और इसका फिर इन्होंने 70 और 30%, 70 और 30% कर दिया। दैट इज हाउ यू हैव एक्चुअली डन विद दिस क्वेश्चन। अब आप आफ्टर बोनस इश्यू आपसे बैलेंस शीट बनाने को बोलिए, तो आई बिलीव बैलेंस शीट बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू, राइट। बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इश्यू में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल तो 45 लाख ही रहेगा, इससे कोई मतलब होता ही नहीं, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम 9 लाख एज इट इज ही आ जाएगा, ये आएगा नहीं। जनरल रिजर्व 60 लाख प्लस ये आपने जो बाद वाला लिया होगा ना 11,55,000 का समथिंग का, वही वाला जो बाद वाला है वही वाला लेना, आफ्टर बोनस इश्यू वाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर बोनस इश्यू वाला ही लेना। क्रेडिटर्स को दोनों को ऐड करके दिखा दोगे, फिक्स्ड एसेट्स दोनों ऐड करके दिखा दोगे, ये आएगा नहीं इन्वेस्टमेंट्स, और करंट एसेट्स दोनों ऐड करके दिखा दोगे, तो आपका पूरा ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। तो बोनस इश्यू से क्या इंपैक्ट आता है, आई बिलीव अब आपको ये वाली बात समझ गई होगी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको अपना आंसर भी दिखाई देता हूं वैसे एक बार, तो आपको थोड़ा ढंग से सेटिस्फैक्शन भी आ जाएगा। यस, देखो ये जैसे हम बनाते हैं वैसा का वैसे ही बना रखा है। कैलकुलेशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री प्रॉफिट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन, देखो 87,000 का ही आपके पास गुडविल आ गया था। एमआई का क्लेम एग्जैक्टली सेम है, 11,56,500 जैसा हम बनाते हैं, और ये रिजर्व्स में आपने वो शेयर ऑफ पोस्ट जनरल रिजर्व ऐड कर दिया, और पीएनएल अकाउंट में भी आपने ये कर दिया। तो ये चारों चीजें हो गई आपकी। इसके बाद आपने एनालिसिस करके भी बता दिया है पीएनएल का पूरा, क्लोजिंग बैलेंस 4,20,000 का एनालिसिस हो गया, और एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व भी हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है, वो जो आफ्टर बोनस इश्यू वाली बात मैंने आपको बताई, वो इसमें नहीं दे रखी है आपके नोट्स में। तो जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया वो मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर रहा हूं, आप उसमें से पूरा चेक करना। कोई प्रॉब्लम हो
वापस मुझे कॉल करना, मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगा आपको बोनस इश्यू वाली बात पे। बट आई बिलीव आपको समझ में आ गई होगी, बोनस इश्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर होल्डिंग पैटर्न का। बोनस इश्यू से सिर्फ सीओसी अकाउंट, और वो बोनस इश्यू कौन से प्रॉफिट्स में से दिया है। अगर वो बोनस इश्यू हमने प्री प्रॉफिट्स में से ही दिया होता तो आप उसका कोई इफेक्ट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। क्यों सर? क्योंकि प्री भी सीओसी में ही जाता है प्रॉफिट्स, और बोनस देने के बाद भी वो सीओसी में ही गया, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पर आ गया, और प्री प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो दोनों चीज जब सीओसी में ही है तो सीओसी में कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। बट जब बोनस पोस्ट प्रॉफिट से होता है तो पोस्ट प्रॉफिट्स का शेयर कम हो गया और सीओसी में प्री प्रॉफिट्स का शेयर बढ़ गया। तो ओनली द डिफरेंस बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इन सीएफएस विल बी बाय द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, प्री प्रॉफिट्स will get increased and post profits will get decreased. That is the only concept of the issue of bonus shares. Easy terms में समझाया है मैंने आपको। और अगर बोनस प्री दे दिया तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप क्वेश्चन को बिफोर बोनस कर लो या आफ्टर बोनस, आंसर इज गोइंग टू रिमेन एग्जैक्टली सेम। बट अगर बोनस पोस्ट प्रॉफिट्स में से हुआ तो बस डिफरेंस क्या है, प्री प्रॉफिट्स बढ़ गए, पोस्ट प्रॉफिट्स कम हो गए, दैट्स इट। चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।